गुड मॉर्निंग ऑल। अपना आज का टॉपिक क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, है ना। दो टॉपिक है इसमें, एक तो पैथोजेनेसिस है और एक आरएनटीसीपी प्रोग्राम है ना। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वो नेक्स्ट लेक्चर में डॉक्टर अभिषेक है वो कवर करेंगे एक और, है ना। अभी आज के अपने दो टॉपिक है, एक तो आरएनटीसीपी है और एक पैथोजेनेसिस, दो है ना। ये थोड़े से फैक्ट्स है टीबी के बारे में। 28 लाख पीपल बीमार होते हैं इससे, 4.2 लाख पीपल मरते हैं, है ना। 1 जो लाख है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से। टीबी तो बहुत कॉमन है अपने इंडिया में, सबसे ज़्यादा कॉमन है। हर फैमिली में ऑलमोस्ट आपको कोई ना कोई इन्फेक्टेड मिल जाएगा टीबी से। आपकी फैमिली में है कोई इन्फेक्टेड? कभी नहीं हुआ? मेरी फैमिली में हुआ, मेरे बड़े भैया। तुम्हारे कोई नहीं हुआ? वेरी गुड। अपने इंडिया में 40 करोड़ इन्फेक्टेड है ना। एनुअली 35 लाख एस्टिमेटेड है और डेथ होती है 4.2 लाख। अपने मोदी जी का है टीबी फ्री इंडिया प्रोग्राम, एंड करना है टीबी 2025 तक। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो उसके अंदर तो टीबी एलिमिनेशन रखा है 2030 तक। अपने इंडिया में कर रहे हैं अपन कोशिश 2025 तक। ये एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, इसके अंदर ये सारी स्ट्रेटेजी है। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, आईसीटी का यूज़ करेंगे, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेंगे, है ना। टीबी के साथ में जो कोमॉर्बिडिटी है जैसे एचआईवी है उनको ट्रीट करेंगे, केसेस को एक्टिवली फाइंड करेंगे, है ना। मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स देखेंगे, कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजी है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर। बेसिकली वही नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ही है। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है एनटीईपी की? सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल लेवल पे, है ना। उसके अंदर है एक सेंट्रल टीबी डिवीज़न, वो सारा काम ये देखती है। स्टेट लेवल पे स्टेट टीबी सेल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर है, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे 1.55 टू 2.5 लाख पॉपुलेशन पे एक टीबी यूनिट होती है ना। और उससे नीचे है डीएमसी, डेजिनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर। ये 1 लाख पर मतलब 1 पर लाख पॉपुलेशन पे होती है। ये माइक्रोस्कोपी सेंटर में क्या होता है? स्लाइड्स की, जो स्पुटम की स्लाइड्स होती है उसको एग्जामिन करते हैं, है ना। ये नॉर्मली पीएससी पे मिल जाती है। पीएससी की फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बोलो ना बेटा। और ये तो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना। इसके अलावा सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है, और टीबी ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी लेबोरेटरी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सेंटर है, सीबीनाट लेबोरेटरी है। सीबीनाट क्या है? कार्ट्रिज बेस। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। वेरी गुड। तो पहले अपन जो पीसीआर अपन यूज करते थे ना, पहले अपना मेन इसके अंदर था कि अपन स्लाइड से देखते हैं अपन माइक्रोस्कोपी से। लेकिन माइक्रोस्कोपी से देखने के लिए एक्सपर्टीज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, वो पेरिफेरीज में अपने को नॉर्मली नहीं मिल पाती और इतना कन्विंसिंग नहीं होता डायग्नोसिस। तो आजकल सीबीनाट को अपन आरएनटीसीपी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। किसी भी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ये टीबी को कंफर्म करने के लिए अपन सीबीनाट करवाते ही करवाते हैं। अब इसके अंदर होता क्या क्या है? फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस फ्री होता है, ट्रीटमेंट भी फ्री होता है, और रैपिड डायग्नोस्टिक अपन इसके अंदर देखते हैं, जैसे अपन इसके स्लाइड से देखते हैं। और भी जैसे सीबीनाट है, इनके ये सारा फ्री होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर। और जो एचआईवी के पेशेंट है उनके अंदर अपने मैंडेटरी कर रखा है ऑलमोस्ट कि ट्यूबरकुलोसिस का अपने कराना ही कराना होता है। और जो एसोसिएटेड डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस के साथ में, जैसे एचआईवी और कोई भी और इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ हो, तो उसको डिटेक्ट करते हैं अपन, इंश्योर करते हैं कि ट्रीटमेंट ले रहा हो पेशेंट, है ना। और न्यूट्रिशनल असिस्टेंट देते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी है। एक्टिव टीबी फाइंडिंग करते हैं अपन, केसेस को एक्टिवली फाइंड करते हैं। एक्टिव और पैसिव केस फाइंडिंग में क्या फ़र्क है? पैसिव के अंदर तो हॉस्पिटल में पेशेंट आता है ना, उसी के अपन करते हैं। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिवली इन्वॉल्व होता है हेल्थ केयर वर्कर टीबी केसेस फाइंड आउट करने में, है ना। और हाई सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टूल अपन इसमें यूज करते हैं, जैसे जो ये फोटो दी हुई है, ये सीबीनाट मशीन की दी हुई है, कार्ट्रिज बेस जो है ना अपना, ये सीबीनाट मशीन की फ़ोटो है। ट्रीट डेली रेजिम पहले अपने वीक में 2 या 3 बार देते थे, आजकल डेली रेजिम कर दिया, शॉर्टर कर दिया रेजिम पहले से। न्यूअर ड्रग्स ऐड करी है। न्यूअर ड्रग्स क्या क्या है, कोई बता सकता है? 1-2 नाम ट्यूबरकुलोसिस के लिए न्यूअर ड्रग्स क्या क्या है? हाँ बेटा,
जोर से बोलो, गलत ही तो होगा। हाँ, बीडाक्विलिन और डेलामिनेट। और चलो बढ़िया। और उसके अलावा फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं अपन, जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं रुपए। ये डीबीटी स्कीम में क्या है, जो अभी तक दे रहे हैं अपन, जो ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए 1000 और 5000 तक रुपए देते हैं। ट्राइबल पेशेंट को अलग देते हैं। आजकल न्यूट्रिशनल सपोर्ट और देने लग गए टीबी वाले पेशेंट्स को, है ना। जो प्राइवेट प्रोवाइडर है टीबी का, जो प्रोवाइड कराते हैं, उनको अपन इंसेंटिव देते हैं। जो इन्फॉर्म करता है टीबी के बारे में, उसको भी अपन इंसेंटिव देते हैं, है ना। डायग्नोस्टिक सर्विसेज की अपन ने वो बढ़ाई है एक्सेस, माइक्रोस्कोपी सेंटर बढ़ाए हैं अपन ने, पीएचसीज पे ऑलमोस्ट सारी जगह मिल जाएंगे, है ना। और ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्टिंग भी कराते हैं अपन, ये देखने के लिए कि रेजिस्टेंस है नहीं है। और सभी जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें रिफेम्पिन रेजिस्टेंस तो अपन डिटेक्ट करते ही करते हैं। ये किसके लिए, एमडीआर टीबी को रोकने के लिए। अगर डायग्नोज जल्दी होगा तो वो स्प्रेड भी नहीं होगा, ट्रीट भी जल्दी होगा। तो शॉर्टर रेजियम कर दिया अपन ने। ये बीडीक्यू क्या है, बीडाक्विलिन। डीएलएम क्या है, डेलामिनेट, है ना। ये नई नई ड्रग्स अभी आ रही है। इंजेक्शन फ्री रेजियम कर दिए ताकि कंप्लाइंस बढ़े इसके लिए, है ना। और अपन ने मैंडेटरी कर रखा है, टीबी जो भी हो उसको नोटिफाई करना है ना। और जो नोटिफाई नहीं करे उसके खिलाफ अपन आईपीसी की ये सेक्शन के अंडर वो कर सकते हैं एफआईआर, है ना। तो खूब सारा चल रहा है। मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट करना है अपने को, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है अपने को, है ना। कम्युनिटी को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। टीबी नहीं तो टीबी को एक वो समझते हैं लोग, इलाज ही नहीं कराते कि ये इलाज होगा ही नहीं इसका, है ना। कॉल सेंटर के नंबर दिए हैं, उस पर अपन कुछ भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको कॉल करके। और सब नेशनल सर्टिफिकेशन है टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो अच्छा काम करता है जो डिस्ट्रिक्ट, उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं मोटिवेट करने के लिए, है ना। ये सारे अवार्ड कैटेगरी कर रखी है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज। की चैलेंजेस क्या क्या है, अभी भी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है टीबी की अभी भी, है ना। और केयर ढंग से नहीं हो रही है टीबी पेशेंट की, प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली। जो स्लम्स है, ट्राइबल्स है, वल्नरेबल है, उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है अभी तक। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अभी तक नहीं डायग्नोस हो पा रही है। कोमोर्बिडिटीज है, HIV डायबिटीज़ है, वो भी अनडायग्नोस हो रही है। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर क्राउडिंग भी एक चैलेंज है इसमें, है ना। अवेयरनेस तो है ही, पुअर हेल्थ अपना सेक्टर है ही। ये सारे की चैलेंजेस है अपने इसके अंदर प्रोग्राम में। तो ये की टेक अवेज है, ठीक है। ये तो RNTC भी तुम लोगों को वहाँ पे भी पढ़ाएंगे PSM के अंदर। आज का अपना दूसरा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है पैथोजेनेसिस, वो अपन देखते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। क्या क्या देखेंगे अपन। माइकोबैक्टीरिया होता किससे, माइकोबैक्टीरिया से। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ना। 3 मेन स्टेजेज होती है इसके अंदर, वो देखेंगे अपन डिटेल में। क्या क्या रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, कैसे क्या होता है, माइकोबैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करता है मैक्रोफेज में, है ना। और वो डोरमेंट कैसे रहता है, फिर रीएक्टिवेट कैसे होता है, ये सारा देखेंगे अपन, है ना। इनमें कौन कौन से इम्यून सिस्टम वर्क करते हैं। ट्रांसमिट होता कैसे, ये एरोसोल से, है ना। पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है एरोसोल से। अभी जो अपन कोरोना में मास्क वगैरह लगा रहे हैं, उससे इसका ट्रांसमिशन भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है ट्यूबरकुलोसिस का, है ना। अपन लगा तो कोरोना के लिए रहे हैं, लेकिन ये भी कम हो रहा है ना इससे। तो ट्रांसमिशन मेनली एरोसोलाइज ड्रॉपलेट से होता है ना। और डिपेंड किस पे करता है, पर्सन कितना उसकी इन्फेक्शनेस है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर क्या है, विरुलेंस कितनी है ट्यूबरकुलर बैसिलाई की, है ना। स्टॉप कैसे कर सकते हैं बेस्ट वे, एक तो आइसोलेट कर देंगे और दूसरा जैसे मास्क लगा रहे हैं अपन वो करेंगे। तो ये ट्रांसमिशन के लिए। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पॉवर्टी, होमलेसनेस, सब्सटेंस अब्यूज़, क्राउडिंग, इम्यून सप्रेशन, अगर ओल्ड एज है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किसी के चल रही है केयर वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्सेज, ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, है ना। इमिग्रेंट्स, है ना। और एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, डायबिटीज़, है ना। किसी को रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, HIV हो रखा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अपन देखते हैं इन्फेक्शन होता क्या क्या है इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस में। एक्सपोजर हुआ किसी इंडिविजुअल का, ड्रॉपलेट निकली है इससे, है ना। अब उसके बाद होगा क्या, अगर डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितना है उस एक्सपोजर का, इंटेंसिटी कितनी है, और जो पर्सन है उसका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस कैसा है। अगर ये सारे फेवरेबल है होस्ट के लिए तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर नहीं है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद में क्या क्या हो सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स है होस्ट का, मतलब पर्सन का,
तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे लिमिटेड अमाउंट में, है ना, ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। अगर वीक है इम्यून रिस्पॉन्स तो अनकंट्रोल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी। मतलब इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में वो अनकंट्रोल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, उससे प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग है इम्यून रिस्पॉन्स तो लिमिटेड होगा उसका ग्रोथ बैक्टीरिया का, उससे या तो बैक्टीरियल ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी, है ना, केवल थोड़े से बेसिलाई परसिस्ट करेंगे, वो होगा लेटेंट इन्फेक्शन, है ना। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ अरेस्ट हो गई, सारे बेसिलाई इलिमिनेट ही हो गए, कुछ बचा नहीं, है ना, तो उससे इन्फेक्शन इलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर लेटेंट इन्फेक्शन हुआ है तो वो आगे जाके रीएक्टिवेट हो सकता है ना, अगर इम्यून सिस्टम कभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो, और हो सकता है जो लेटेंट इन्फेक्शन वो आगे जाके क्लियर भी हो जाए। तो ये है इसका डायग्राम कि क्या क्या हो सकता है इन्फेक्शन होने के बाद में। या तो इन्फेक्शन होगा नहीं, अगर इन्फेक्शन होगा तो लिमिटेड हो सकता है लिमिटेड अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो करे, और या फिर अनलिमिटेड ग्रो करे, जिससे ट्यूबरकुलोसिस फ्रैंक ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। अगर लिमिटेड ग्रो करता है तो वो लेटेंट इन्फेक्शन बन जाता है ना। लेटेंट इन्फेक्शन बाद में जाके रीएक्टिवेट होके ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है, ठीक है। यही वही डायग्राम में बता रखा है ना, सारा जो अपन ने भी पढ़ा है। फॉलोइंग इन्फेक्शन 5 to 10% ऑफ इंडिविजुअल डेवलप प्रोग्रेसिव क्लिनिकल डिजीज। केवल 5 to 10% में ये क्लिनिकल डिजीज डेवलप होती है। 90 to 95% का इम्यून रिस्पॉन्स इफेक्टिव होता है, और इसका जो ट्यूबरकुलोसिस ये माइकोबैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है ना, लेटेंट इन्फेक्शन बन जाता है, वो काफ़ी टाइम तक परसिस्ट कर सकता है ना। और आगे जाके अगर इम्यून रिस्पॉन्स या कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो रीएक्टिवेट करता है, और पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस उसको हो सकता है। अब होता कहाँ पे ये मेनली लंग्स के अंदर होता है 85%, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकता है 15% में। कहाँ हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, बोन ऑन जॉइंट्स में हो सकता है ना, सीएनएस में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, इंटेस्टाइन। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है हार्डली बॉडी में जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सारे ऑर्गन इन्फेक्ट हो सकते हैं ना ट्यूबरकुलोसिस से। अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज का है ये, है ना, फैमिली माइकोबैक्टीरियासी, जीनस माइकोबैक्टीरियम है ना। दो ग्रुप में दो डिवीजन है, टिपिकल माइकोबैक्टीरिया और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। अब जो माइकोबैक्टीरिया स्पीसीज है उसके देखो 137 स्पीसीज है। जो ये वाली स्पीसीज है 11.11 पे, ये माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो अपने एड्स के अंदर आती है। एक ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये लेप्रोसी करती है। एक ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स है ना, ये है। एक ये बोविस है। ये सारी माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स है जो अपने काम का है, उसके अंदर ये सारी स्पीसीज आती है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बोविस और ये सारा कुछ है ना। तो ये सारे ट्यूबरकुलोसिस कर सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तुमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ग्राम पॉजिटिव है ये, है ना, और ऐसा दिखता है। ये फिलामेंटस ब्रांचिंग होती है, फंगस लाइक, थिक लिपिड रिच सेल वॉल होती है इसकी, है ना। डोरमेंट रह सकता है कई टाइम तक। ये स्लोली मल्टीप्लाई करता है। एसिड फास्ट होता है ना। एसिड फास्ट का क्या मतलब होता है, लिखा हुआ है रेजिस्टेंट डीकलराइजेशन, है ना। ये अपने को स्लाइड्स में दिखता है ना, तुमने देखा होगा पैथोलॉजी में। अब जेनेटिक्स क्या होती है इसकी, क्यों इतना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विरुलेंट है, क्यों बॉडी के अंदर इतने टाइम तक ये डोरमेंट रह सकता है, लेटेंट। जो इसका मेन विरुलेंट फैक्टर है वो है जो RD1 रीजन है। जीन्स इन RD1 रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिटी। ये RD1 रीजन क्या है, RD1 रीजन मतलब रीजन ऑफ डिलीशन 1। ये एक रीजन होता है इस बेसिलाई ये बैक्टीरिया के अंदर जो विरुलेंस का मेन कोज है ना। इसके अंदर होता क्या है, CFP10 ये प्रोटीन है, ये सारे नाम है ना, E6। अगर डिलीशन इसको कर दें, इसका डिलीशन हो जाए तो इसकी विरुलेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, है ना। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है माइकोबैक्टीरिया की, जो पैथोजेनेसिस में एक रोल प्ले करती है ना। इसके अंदर जो लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है उसको बोलते हैं लाइपो अरेबिनोमेनन, LAM। ये पैथोजेनेसिस में एक रोल प्ले करता है, अपन आगे देखेंगे कैसे करता है ना।
एक होता है माइकोलिक एसिड, है ना, ये इम्यूनो स्टिमुलेटरी है ना, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। एक लिपिड और ये माइकोलिक एसिड, है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, ये स्टिमुलेट करता है टी सेल रेस्पॉन्स और एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। और एक होता है ट्रेहेलोज कोड फैक्टर, है ना, ये भी विरुलेंट स्ट्रेंथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ल्यूकोसाइट्स के माइग्रेशन को। तो सेल वॉल के अंदर क्या क्या जो विरुलेंस फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, एक तो लाइपोअरेबिनोमेनन, है ना, एक माइकोलिक एसिड, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन और एक ट्रेहेलोज जो कोड फैक्टर है। ये 4 फैक्टर है जो सेल वॉल के अंदर होते हैं, जो पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। क्या क्या करते हैं ये अपन आगे देखेंगे। अभी ये देखो सेल वॉल है इसकी, ट्यूबरकुलोसिस की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, ये ग्राम पॉजिटिव की है, ग्राम नेगेटिव की है, और इसकी देखो कितनी थिक सेल वॉल है। और जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है लाइपोअरेबिनोमेनन, देखो आउटर साइड में लाइपोअरेबिनो कितना प्रोमिनेंट है ना, ये पैथोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करता है। लाइपोअरेबिनोमेनन और माइकोलिक एसिड है, ये एकदम डिस्टिंक्ट पता चल जाता है इससे, जो अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये वही डायग्राम है नोट ऑफ। अब हम पैथोजेनेसिस देखते हैं होता क्या क्या है ना। एक तो होस्ट का होता है इम्यून रेस्पॉन्स, एक होता है बैक्टीरिया के अंदर जो विरुलेंस फैक्टर। अभी अपन ने देखे बैक्टीरिया के अंदर एक तो RD1 जीन थी और सेल वॉल थी, ये सारे इसके अंदर विरुलेंस फैक्टर होते हैं। होस्ट के भी अपने इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, ये सारे इंटरप्ले करते हैं। उसके बाद में पैथोजेनेसिस होती है। होती कैसे है अपन देखेंगे कि कुछ जो स्ट्रेंथ होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वो ज़्यादा पैथोजेनिक होती है, ज़्यादा विरुलेंट होती है ना। ये नेचुरल हिस्ट्री है टीबी इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन एक्सपोजर हुआ है ना, एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन होगा। इननेट एक होता है इननेट रेस्पॉन्स, एक होता है एडेप्टिव रेस्पॉन्स, है ना। दोनों में फ़र्क क्या है, इननेट रेस्पॉन्स तो अपना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, वो इन होता ही है इनहेरेंटली, है ना, जैसे डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेजेज है। एडेप्टिव रेस्पॉन्स होता है टी सेल बनाता है ना। तो सबसे पहले तो इननेट रेस्पॉन्स जैसे डेंड्राइटिक सेल होता है वो कोशिश करता है बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने की, अगर नहीं होता उससे तो टी सेल कोशिश करती है एलिमिनेट करने की, अगर हो जाता तो ठीक है, अगर उससे भी नहीं होता तो फिर वो डोरमेंट पड़ा रहता है, लेटेंट पड़ा रहता है ना, ईयर्स तक रह सकता है। लेटेंट इन्फेक्शन वो रीएक्टिवेट होकर फिर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को पैदा कर सकता है। अब इसकी 3 स्टेजेस है पैथोजेनेसिस की, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 क्या होता है, इन्वेजन, और दूसरी स्टेज परसिस्टेंट, तीसरी रीएक्टिवेशन। ये स्टेज के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे, है ना, क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या होता है इनमें रिसेप्टर इन्वॉल्व।